सो द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पर और एरिया पर। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो हमें यह मालूम है द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू m इंटू एल एन स्क्वायर ए इंटू टाउ। हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, m इंटू एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो अभी तक हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन लेंथ एंड डिपेंड ऑन एरिया। अब हम बात करेंगे द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले फॉर मेटल्स, मतलब कंडक्टर्स के लिए। देन सेकेंड बात करेंगे हम लोग फॉर सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर वाला हमारा जो टॉपिक है यह हमें लास्ट चैप्टर में होगा, मगर हम थोड़ी सी बात यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर्स की बात करते हैं कि टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएं तो उनके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, यदि हमारे पास एक कंडक्टर है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है, तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन कई सारे पार्टिकल के साथ कोलाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो यहाँ पे कोलाइड हुआ, फिर यहाँ पे कोलिजन हुआ, फिर यहाँ पे कोलिजन हुआ, इस तरीके से एक एंड से दूसरे एंड पर गए। मगर यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दो चीजें होती हैं। जैसे हमारे पास मान लो कोई एक एटम है, ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन इसके आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। तो यदि हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, यदि हम थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मतलब थर्मल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर ये अपने एटम को छोड़कर बाहर आ जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक बात तो ये हो गई कि टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो एक बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर सेकेंड चीज रिलैक्सेशन टाइम। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, और जो पहले धीरे धीरे ऑसिलेट हो रहे थे अब वो ज्यादा तेजी से ऑसिलेट होंगे, ठीक है। यदि ज्यादा तेजी से ऑसिलेट होंगे तो कोलिजन भी ज्यादा होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने में ज्यादा कोलिजन करने पड़ेंगे। यदि मान लीजिए पहले 10 कोलिजन हो रहे थे तो अब कितने कोलिजन होंगे, 15 कोलिजन होंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उतनी वेलोसिटी गेन नहीं कर पाएगा, और यदि उतनी वेलोसिटी गेन नहीं करेगा तो इसका जो करंट है वो कम हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा। फिर से टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन बढ़ जाएंगे, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। जो पहले धीरे धीरे कोलाइड हो रहे थे अब बहुत तेजी से कोलाइड होंगे, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दोनों ही अपोजिट चीजें हो रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। अब ज्यादा इफेक्टिव कौन है, देखो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि हमारा ये 10 बाय 10 का रूम है और इसमें हम लोग 10 लोग हैं, ठीक है, और 10 लोग यदि मूव कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत स्पेस है हमारे मूव करने के लिए, मगर यदि हम उसी रूम में 10 लोगों को और बुलाना है, टोटल कितने होगा, 20। अब उनसे बोला जाए अब मूव कीजिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल्स तो बढ़ गए मगर वहां पे कोलिजन भी बढ़ जाएगा। अब हम ज्यादा इफेक्टिवली मूव नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही इस केस में भी होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या हुआ, कोलिजन भी बढ़ गए, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, कम हो गया। इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा इफेक्टिव कौन है यहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आया। हम जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा और उतना ही हम कम वर्क कर पाएंगे। उसी तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ज्यादा कोलिजन होंगे, और जो हमारा करंट है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, जिससे करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का बढ़ जाएगा। इसका मतलब कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। और यही बात हम लोग यदि सेमीकंडक्टर के बारे में करते हैं तो सेमीकंडक्टर में क्या रहता है कि इनिशियली उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो 0 केल्विन पर एज अ इंसुलेटर और रूम टेम्परेचर पर एज अ कंडक्टर बिहेव करता है। सो व्हाट इज सेमीकंडक्टर, एट 0 केल्विन इट बिहेव्स एज अ इंसुलेटर एंड अबव द रूम टेम्परेचर इट बिहेव एज अ कंडक्टर। मतलब 0 केल्विन पर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मगर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं
तो इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम से बाहर निकल जाता है और फिर वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। इसको हम एग्जांपल से समझे, यदि रूम टेम्परेचर पर यहाँ पर दो लोग हैं और दो लोगों से बोला जाए आप मूव कीजिए, ठीक है, और कुछ वर्क करने को कहा जाए तो वो इजिली वर्क कर पाएंगे। यदि हम दो लोगों को और लेकर आए तब भी ज्यादा वर्क होगा, समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे होता है कि यहाँ पर इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाने से करंट भी बढ़ जाएगा, मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो कंडक्टर्स में हमने क्या देखा, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसके लिए पहले हमें इस अल्फा को जानना होगा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इज अ चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है, यदि हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लें जिसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम और उसका ही हम टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करें, ठीक है, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा? अल्फा चेंज आएगा। समझ में आया सभी को? यदि हम यूनिट वैल्यू का रेजिस्टेंस ले रहे हैं और टेम्परेचर कितना राइज कर रहे हैं? यूनिट डिग्री राइज कर रहे हैं, तो जो भी रेजिस्टेंस में चेंज आता है उसे हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कि 1 ओम का रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितने से बढ़ जाएगा? अल्फा से बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमारे पास 1 ओम का रेजिस्टेंस है और उसका हम टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कितने से बढ़ रहा है? अल्फा से बढ़ रहा है, ठीक है। 1 डिग्री राइज करने पर रेजिस्टेंस कितने से बढ़ा? अल्फा से। यदि 2 डिग्री राइज करूंगा तो 2 अल्फा, 3 डिग्री राइज करूंगा तो 3 अल्फा। तो यदि मैं टेम्परेचर में डेल्टा टी चेंज करता हूं तो रेजिस्टेंस कितने से चेंज हो जाएगा? अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। मतलब 1 ओम के रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने पर रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है? अल्फा इंटू डेल्टा टी। कितने ओम का रेजिस्टेंस? 1 ओम का रेजिस्टेंस। 2 ओम का हुआ तो 2 अल्फा डेल्टा टी, 3 ओम का हुआ तो 3 अल्फा डेल्टा टी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि R नॉट हो, R नॉट मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना हो? R नॉट हो, तो इसमें कितना चेंज आएगा? अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू R नॉट। मतलब द चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा R इज अल्फा डेल्टा टी इंटू R नॉट, इतना चेंज आया, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू रेजिस्टेंस कितनी थी? R नॉट, और चेंज कितना आया? अल्फा डेल्टा टी R नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा न्यू रेजिस्टेंस। मतलब हमने किस में ऐड कर दिया? जो हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस था उसमें क्या ऐड कर दिया? जितना चेंज आया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यू रेजिस्टेंस। या इस फॉर्मूले से हम अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सो अल्फा इज इक्वल्स टू R माइनस R नॉट अपॉन डेल्टा टी R नॉट। यहां से हम ये अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे। तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आ गई? R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। और यहां से भी हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहें सो R माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो इस पर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। 3.5 एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ohm given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius। कहने का मतलब क्या गिवन है हमें? The initial resistance is 100 ohm at a temperature of 27 degree Celsius, ठीक है। After increasing the temperature the resistance becomes 117 ohm and the coefficient of resistance of a conductor is 1.7 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius। तो इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था? 100 ओम। टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हो गया? 117। तो कितने टेम्परेचर पर मतलब हमें क्या फाइंड करना है? T2, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर अल्फा यहाँ पर है और डेल्टा टी यहाँ पर है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर है, तो हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा टी इक्वल्स टू R माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इंटू अल्फा। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू R माइनस R नॉट इंटू अल्फा। हमें क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ T2। सो T2 माइनस T1 इज 27
इज इक्वल्स टू आर मीन्स इनिशियल रेजिस्टेंस 117 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है T2। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो T2 माइनस ऑफ 27 और इस पूरी वैल्यू को यदि हम सॉल्व करते हैं तो कितना आने वाला है 1000। सो व्हाट इज T2 इज 1000 प्लस 27 मीन्स 1027 डिग्री सेल्सियस। द नेक्स्ट NCERT क्वेश्चन, a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, इनिशियली कितना रेजिस्टेंस है 2.1 ओम, किस टेम्परेचर पर 27.5 डिग्री सेल्सियस पर। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया 2.7। हमें क्या फाइंड करना है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मींस अल्फा फाइंड करना है। सो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू r माइनस ऑफ r नॉट अपॉन r नॉट इनटू डेल्टा t। सो व्हाट इज r? r इज 2.7, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज 2.1 अपॉन 2.1, चेंज इन रेजिस्टेंस, so 100 minus 27.5, okay, so 0.0039 per degree Celsius. So our numerical NCERT numerical 3.8, a heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere। initially जो पोटेंशियल है हमारा वो कितना है 230 वोल्ट है, वो करंट कितना फ्लो हो रहा है 3.2 एम्पियर। तो यहां से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। द ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज V अपॉन I मींस 230 अपॉन 3.2 इज 71.87 ओम, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 71.87 ओम। देन विच सेटल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू अ स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर, और थोड़ी देर बाद वो करंट कितना हो गया 2.8 एम्पियर, मतलब करंट कम हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। देखिए लगातार यदि किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन तो हो ही रहा है और उसके कारण उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ते जाता है और रेजिस्टेंस क्या होगा टेम्परेचर के साथ बढ़ जाएगा। मतलब करंट इनिशियली कितना था 3.2 एम्पियर, अभी कितना हो गया 2.8 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया। सो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 230 एंड करंट इज 2.8, 82.14 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़कर कितना हो गया 82.14 ओम। हमें क्या फाइंड करना है और हमें क्या दिया हुआ है अल्फा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, देन वी हैव टू फाइंड द राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज हुआ। तो ये जो टेम्परेचर था इस समय टेम्परेचर कितना था, सो T1 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस, और जब उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब करंट कम हो गया तब हमें फाइंड करना उस समय टेम्परेचर कितना था। तो हमारा पास फार्मूला है अल्फा इज इक्वल्स टू r माइनस r नॉट इंटू डेल्टा टी, और हमें क्या फाइंड करना है टेम्परेचर। सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू r माइनस r नॉट अपॉन r नॉट इंटू अल्फा। ठीक है, सो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T2 माइनस ऑफ T1, तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, द इनिशियली द 82.14, सो 82.14 माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस इज 71.87, देन R नॉट मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस इज 71.87 मल्टीप्लाई विद अल्फा इज 1.7 into 10 to the power -4. So T2 minus T1 इनिशियल टेम्परेचर इज 27, और यदि हम इस पूरी टर्म को यदि हम सॉल्व करते हैं 840.2, सो द टेम्परेचर T2 इज इक्वल्स टू
840.2 प्लस 27 867.2 डिग्री सेल्सियस।